हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पर्सनालिटी। इसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर पढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर्सनालिटी के बारे में। उसके अलावा हम देखेंगे साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिकल अप्रोच। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्सनालिटी टर्म कहाँ से डिराइव हुआ है। तो पर्सनालिटी एक ग्रीक वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है। पर्सोना का मतलब होता है मास्क। मास्क यानी कि मुखौटा। देखिए, पर्सनालिटी जो होता है वो एक यूनिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, अपना एक बिहेवियर होता है, अपना एक सोशल बिहेवियर होता है। उसके अलावा हम कहें तो सबका आईक्यू डिफरेंट होता है। तो ओवरऑल हम देखें तो पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं तो सब अलग होते हैं। तो ग्रीक वर्ड पर्सोना इसलिए लिया गया था। इसको इस तरीके से देखिए आप लोग कि हर व्यक्ति एक मुखौटा लेके घूमता है, सबके अपने अलग अलग चेहरे हैं। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि ग्रीक वर्ड पर्सोना से पर्सनालिटी टर्म डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क। पर्सनालिटी बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। पर्सनालिटी जो है वो हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण दोनों से अफेक्टेड होती है। इसका इफेक्ट पर्सनालिटी पर हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी का एनवायरमेंट किस तरीके से, जैसे अगर हम देखें पर्सनालिटी के अंदर आपके फिजिकल ट्रेट्स आते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, आपका सोशल बिहेवियर आता है, आपका इमोशनल बिहेवियर आता है। तो आपका जो कंप्लीट बिहेवियर है फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल, आप क्या है वो सब कुछ आपकी पर्सनालिटी के अंदर आता है। वो सब कुछ आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करती है। तो हेरिडिटी के अंदर जैसे आपका टेम्परामेंट, आपके फिजिकल ट्रेट्स, आपके फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल हाइट है, फॉर एग्जांपल आपका हेयर कलर है, आई कलर है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपको हेरिडिटी से मिलती हैं, जो कि नेचर के अंदर हम कंसिडर करते हैं। तो वो सब आपके पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं। फिर हम देखते हैं एनवायरमेंट। एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखिए, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट्स हैं। एक पढ़ता है किसी रूरल एरिया के, बहुत ही रिमोट रूरल एरिया के किसी गवर्नमेंट स्कूल में, और दूसरा बच्चा पढ़ता है किसी मेट्रो सिटी के इंटरनेशनल स्कूल में। तो दोनों का एनवायरनमेंट कंप्लीटली एंटायरली डिफरेंट है। तो आप देखेंगे कि दोनों की पर्सनालिटी में डिफरेंस है, दोनों के एटीट्यूड में बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। एप्टीट्यूड में भले हो या ना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इंटेलिजेंस की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, पर उनके बिहेवियर में, उनके वे ऑफ टॉकिंग में, उनके इंटरेक्शन के वे में, हर चीज में आप देखेंगे कि डिफरेंस दिखेगा। वो डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उन दोनों का एनवायरनमेंट अलग है। वो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में पल बढ़ रहे हैं, उनके सोशल सराउंडिंग डिफरेंट है, तो उस वजह से उनकी पर्सनालिटी अलग अलग होगी। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पर। उसके अलावा हम देखें कि पर्सनालिटी एक डायनामिक एंटिटी है। इसको डायनामिक क्यों कहा गया है? इसको डायनामिक इसलिए कहा गया है क्योंकि हमने देखा है कि लाइफ टाइम में लोगों की पर्सनालिटी बदलती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ इवेंट्स लोगों की पर्सनालिटी बदल देते हैं। कभी कभी कुछ इवेंट्स आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम अशोका की बात करें तो ही वॉज वेरी क्रूअल जब वो यंग थे, लेकिन कलिंगा के बैटल के बाद उनके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो बुद्धिज्म की तरफ जाते हैं। वो एक अलग बात है, वो हिस्ट्री का पार्ट है, बट मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कब लाइफ, और इसको आप ऐसे देखेंगे कि आपने कोई नई स्किल सीखी, आपने कुछ नया सीखा, तो भी आपकी पर्सनालिटी में वो चीज एड ऑन होगी। आप एक छोटे बच्चे थे जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो आपके लाइफ का जो एक कोर्स चेंज हुआ, कोर्स आई मीन टू से कि जो ड्यूरेशन है जिसमें आपने जो कुछ सीखा, तो उसमें आपके लर्निंग में, बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में वो चीजें ऐड होंगी और वो चीजें दिखेंगी।
तो इट इज अ डायनामिक एंटिटी, डायनामिक मतलब परिवर्तनशील, ये बदलती रहती है। फिर जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं, फिजिकल ट्रेट्स, मेंटल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, इमोशनल साइकोलॉजिकल, सोशल बिहेवियर, ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ये सब कुछ आपकी पर्सनालिटी के अंदर आता है। तो आप लोग वीडियो पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये समझना जरूरी था। हमें आगे बढ़ने से पहले हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, उसके बाद ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो सारी चीजों को समझने से पहले हमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन जरूरी होता है कि हम समझे कि पर्सनालिटी क्या है। अब हम देखते हैं साइको एनालिटिकल अप्रोच, जो कि दिया था सिगमंड फ्रूड ने। कुछ लोग इसको फ्रूट प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको फ्राइड प्रोनाउंस करते हैं, तो दोनों ही प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी जगह वैलिड है। तो जो जो मैं आपको बता रही हूं वो सब आप लोग अब नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइको एनालिसिस, साइको एनालिटिकल अप्रोच, सिगमंड फ्रूड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी इसमें हम 4-5 चीजें पढ़ने वाले हैं, उनमें से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ घुमाकर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो सिगमंड फ्रूड कौन थे? ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ये एक डॉक्टर थे जो कि ऑस्ट्रिया वियना में प्रैक्टिस करते थे। तो इन्होंने बेसिकली क्या बताया था, जैसे आपने आजकल बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ टर्म सुनी होंगी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो ये जो टर्म्स हैं ये सबसे पहले सिगमंड फ्रूड ने हमें बताई थी। ये बेसिकली स्टेजेस ऑफ माइंड है। किस तरीके से है, जैसे इन्होंने बताया था कि माइंड जो है हमारा 3 स्टेजेस में है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब क्या है? अवेयर पार्ट। अवेयर मतलब जैसे बोला जाता है कि जब ये इवेंट हो रहा था तो क्या आप कॉन्शियस थे? क्या पढ़ाई करते टाइम आप कॉन्शियस थे? मतलब इट इज अबाउट प्रेजेंस ऑफ योर माइंड, कि क्या आप मेंटली उस टाइम पर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो कॉन्शियस मतलब अवेयर, आपका अवेयरनेस वाला पार्ट। अब हम देखते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जिसके बारे में आपको नहीं पता, एंड इट फॉर्म्स अराउंड 90% of your mind and it is only 10% of your mind। कितना इंटरेस्टिंग है कि जो आप जानते हैं, आई मीन टू से कि नॉट आई मीन टू से, जो सिगमंड फ्रूड ने हमें बताया है और रिसर्चर्स भी यही कहती हैं कि जो थॉट्स जिनके बारे में आप अवेयर हैं, जिन बातों को आप अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अवेयर हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, ऑलराइट, कि मुझे अभी क्या पढ़ाना है, इसके बाद मुझे क्या सेंटेंस फ्रेम करना है, तो ये मेरा अवेयरनेस वाला पार्ट है। लेकिन जब मैं सो जाती हूँ और उस टाइम पर मेरे को जो ड्रीम्स आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो अनअवेयर वाला पार्ट है। हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने आप काम करते हैं, हार्ट अपने आप पंप करता है, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो अनकॉन्शियस मतलब आपके माइंड का 90% पार्ट ऐसा है जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं है, सिर्फ 10% पार्ट ऐसा है जो आप जानते हैं, समझते हैं, जिसके बारे में आप अवेयर हैं, सचेत है। फिर है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज जस्ट लाइक अ ब्रिज बिटवीन कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस से अनकॉन्शियस के बीच का जो रास्ता है, इसको आप बस इतना सा समझ लीजिए कि वो है सबकॉन्शियस। फिर आप देखिए कि सिगमंड फ्रूड जो थे वो ड्रीम एनालिसिस करते थे।
उनके पास जो पेशेंट्स आते थे, जो भी केस स्टडीज वो किया करते थे, इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, वो उनसे उनके ड्रीम्स के बारे में पूछते थे, वो उन ड्रीम्स को एनालाइज करते थे और फिर उनसे माइंड के पैटर्न को समझने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट उन्होंने इसके ऊपर बुक्स भी लिखी हैं। उन्होंने कहा था कि ड्रीम एनालिसिस इज रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। मतलब ड्रीम एनालिसिस के थ्रू आप अनकॉन्शियस तक जा सकते हैं। अब यहाँ जितनी भी बातें हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रीम एनालिसिस के बारे में पूछ सकता है कि ये कौन करते थे, सिगमंड फ्रॉइड। रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस क्या है, ड्रीम एनालिसिस। 90% ऑफ योर माइंड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अनकॉन्शियस। 5 क्वेश्चंस तो यहाँ मैंने आपको बता दिए। 10% आपके माइंड का पार्ट कौन करता है, कॉन्शियस। अवेयर पार्ट कौन सा होता है, कॉन्शियस। तो ये सभी चीजें आपको मतलब बहुत अच्छे से समझनी है। फिर उन्होंने बोला था कि जो अनकॉन्शियस है, उन्होंने सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस दिया था वो अनकॉन्शियस पर ही दिया था। उन्होंने कहा था कि आपकी लाइफ का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, अनकॉन्शियस। मतलब आपका जो अनकॉन्शियस है वो ही शेप कर रहा है आपके कॉन्शियस को भी। आपके अनकॉन्शियस के थ्रू ही आपकी सारी एक्टिविटीज हो रही है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया था अनकॉन्शियस को, ड्राइविंग फोर्स। आप लोग वीडियो पॉज करिए और ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। अब ये तो बताया था सिगमंड फ्रॉइड ने अबाउट माइंड। अब हम देखेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया था। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के 3 आयाम होते हैं, 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। और वो क्या है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बार बार इसमें से क्वेश्चन आता है, सीटेट का तो ये फेवरेट है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको हम एक एग्जाम्पल या फिर ऐसे समझिए कि एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 5 से 6 साल है। अब वो शाम को पार्क में खेलने जाता है। वहां पे वो देखता है कि एक और बच्चा है जो कि आइसक्रीम खा रहा है। अब जैसे ही वो बच्चा उसको आइसक्रीम खाते हुए देखता है तो उसका भी मन हो जाता है कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो अब वो क्या करता है, उसको लगता है कि यार आइसक्रीम तो मुझे खानी है, मैं क्या करूं। तो उसके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या मैं इससे छीन लूं आइसक्रीम। फिर वो सोचता है नहीं, ये गलत बात है, मुझे घर पे सिखाया गया है कि मुझे ऐसे किसी से छीनना नहीं है। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे खाना तो है, मुझे बहुत मन हो रहा है और मुझे छीनना भी नहीं है क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल्स के, ये मेरे वैल्यूज के खिलाफ है। तो वो क्या करता है, अपने घर जाता है, पैसे लेकर आता है, अपनी आइसक्रीम खरीदता है और खा लेता है। अब हम देखेंगे कि ये जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई वो यहाँ कैसे फिट होती है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। id is unconsciously derived. Pleasure, reality and morality. Pleasure principle and this is unconsciously derived. जैसे ही उस बच्चे ने किसी और बच्चे को आइसक्रीम खाते हुए देखा, उसका मन हुआ कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है। आपने देखा होगा सिर्फ बच्चा ही नहीं, हम लोगों को भी, अगर हम किसी भी चीज को, यहाँ पे सिर्फ ईटिंग का एग्जाम्पल नहीं है,
कुछ भी देखकर, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं घूम रहे हैं, आपने कोई ड्रेस देखी, आपका मन हुआ आई वॉन्ट टू बाय दिस, ये मुझे अच्छी लग रही है, सो दिस इज इड। ये इड जो होता है आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, ये अनकॉन्शियस है, ये अपने आप आपके अंदर से आ रहा है। आपने किसी को कुछ खाते हुए देखा, आपका मन हुआ कि मुझे भी ये खाना है, जैसे उस बच्चे को आइसक्रीम खाते ही ये अर्ज हुआ कि मुझे भी आइसक्रीम खानी है, तो उसने जैसे ही देखा उसके बारे में, उसने कोई बहुत लंबी थिंकिंग पैटर्न नहीं चलाया, एकदम से अचानक अचानक अनकॉन्शियसली उसके अंदर एक डिजायर आ गई। तो दिस इज प्लेजर प्रिंसिपल। ये डिजायर क्यों आई? क्योंकि वो आइसक्रीम खा के उसको क्या मिलेगा? प्लेजर मिलेगा। और हमारा माइंड इस तरह से डिजाइंड है कि वो हमेशा हमें उन चीजों की तरफ ढकेलना चाहता है जिसमें हमें प्लेजर मिलता है। फिर हम डायरेक्टली देखते हैं सुपर ईगो, बाद में देखते हैं हम ईगो। उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको कि वो सोचता है कि क्या मैं इससे ये आइसक्रीम छीन लूं, तो उसको क्या थॉट आता है? नहीं, दिस इज अगेंस्ट माई वैल्यूज। जो मुझे घर पे सिखाया गया है कि मुझे किसी के साथ कोई चीज नहीं छीननी है, ये गलत बात है, ये गलत है, ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ये मेरे मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट है। तो ये क्या है? ये है सुपर ईगो, जो है मोरालिटी मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी मतलब क्या? हमारे जो वैल्यूज होते हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हमारे जो मॉरल्स होते हैं, वो सब क्या है? वो सब सुपर ईगो का पार्ट है, जो कि हमें कोई और डेवलप करवाता है, जो कि हमारे घर वालों ने। ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते उसके अंदर मोरालिटी आ गई। नो, जो भी मोरालिटी आपके अंदर है वो या तो सोसाइटी से आ रही है, रिलीजन से आ रही है, आपकी फैमिली से आ रही है, आपके स्कूल से आ रही है, आपने मोरालिटी सीखी है। ऑल राइट, सो सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल है। नाउ ईगो, व्हाट इज द रोल ऑफ ईगो? ईगो का रोल है इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस स्टैब्लिश करना, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम हर वक्त केवल मोरालिटी पर नहीं जी सकते। हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं, हमारे कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमें फुलफिल करनी ही होती हैं, लेकिन हम केवल प्लेजर प्रिंसिपल के हिसाब से भी नहीं जी सकते। ऐसे तो फिर हर कोई चोरी करेगा, किसी से कोई चीज छीनेगा, कुछ भी कर लेगा। तो ईगो ने क्या करा? एक बैलेंस स्टैब्लिश किया। कैसे किया? उस बच्चे ने सोचा कि मुझे आइसक्रीम तो खानी है, लेकिन मुझे छीनना भी नहीं है, मतलब मुझे दोनों काम करने हैं। तो वो कैसे करने हैं? उसने एक रास्ता निकाला, वो अपने घर गया, वहां से पैसे लेकर आया, उसने अपनी खुद की आइसक्रीम बाय करी और खाई। तो ये क्या रोल था ईगो का? उसने उसको रियलिटी में डाला कि रियलिटी ये है कि आपको अगर ये काम करना है और आपको अगर ये सही तरीके से करना है, तो आपको इस रास्ते से गुजरना होगा और इस तरीके से इसको करना होगा। सो दिस इज ईगो। इसीलिए इसको रेफरी या पुलिसमैन भी बोला गया है, क्योंकि पुलिसमैन का भी यही काम होता है और रेफरी का भी यही काम होता है कि वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। ये आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर 1.5 ईयर्स ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये बाय बर्थ होता है। एक छोटा बच्चा भी जो होता है बाय बर्थ, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है, वो बैबलिंग करता है, उसके भी जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं वो उसको पता होते हैं। तो ये बाय बर्थ अनकॉन्शियसली डिराइव्ड प्लेजर प्रिंसिपल होता है, इसको इड बोलते हैं। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल है, इसको रेफरी पुलिसमैन बोला जाता है। ये आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर 1.5 ईयर ये डेवलप होता है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा होगा वो ये सब नहीं डेवलप करेगा, मतलब 1.5-2 साल से पहले, कि उसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे चीजें करनी है। अब मोरालिटी प्रिंसिपल ये 3 to 6 ईयर्स में ये डेवलप होता है। मोरालिटी आप किसी छोटे से बच्चे को नहीं सिखाओगे, थोड़ा बड़ा होगा, 3 से 6 साल का होगा, उसके 3 साल के बाद ही आप उसको मॉरल वैल्यूज देना चालू करोगे। So this is all about id, ego and super ego. This is very very important. इन सबको आप नोट डाउन करिए और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हर एग्जाम में ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक होता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज कर।
सिगमंड फ्रूड ने लिबिडो और चाइल्डहुड इन दोनों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। अब हम देखेंगे कि लिबिडो का मतलब क्या होता है। लिबिडो का मतलब है डिजायर टू हैव सेक्स, और इन सिंपल सेक्स डिजायर। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, मतलब ये सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है तो इसमें हम सबको सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो उनके हिसाब से लिबिडो जो है वो लाइफ का ड्राइविंग फोर्स है। एक इंसान की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिबिडो है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड। देन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को उन्होंने बोला है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है इंसान की लाइफ का। इसमें पर्सनैलिटी को शेप अप किया जाता है, डेवलप किया जाता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं कि जो कच्ची मिट्टी होती है उसको कैसा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार पक जाए तो उसको शेप नहीं दिया जाता। तो इसका क्या मतलब है कि जब बच्चा छोटा है तो आप उसको किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप कर सकते हैं, बट बाद में नहीं कर पाएंगे, इतना ईजी नहीं होता है। उसके अलावा आपने एक चीज और देखी होगी कि जो मतलब ये जनरलाइज्ड नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स में ये चीजें देखी गई हैं, एवरेज एक पॉपुलेशन में चीजें देखी जाती हैं कि अगर जैसे किसी नेचुरल कैलामिटी में या किसी एक्सीडेंट में किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और कोई छोटा सा बच्चा है 1.5-2 साल का, अगर वो रोड साइड पल रहा है तो उसका सुपर ईगो डेवलप, मतलब उसका मोरालिटी डेवलप करने वाला नहीं है कोई। तो जब वो थोड़ा और बड़ा होगा उसको भूख लगेगी तो वो चोरी करके भी खाने लगेगा। भाई जैसे अगर उसको किसी एनजीओ ने ले लिया, कुछ और हो गया तो एक अलग केस है, लेकिन अगर वो रोड पर ही बड़ा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो उसी हिसाब से वो उसकी पर्सनालिटी बनेगी। तो जिस तरीके का उसका चाइल्डहुड है उस तरीके की ही उसकी आगे लाइफ होने वाली है। तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड चाइल्डहुड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। मतलब बचपन जो होता है ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को शेप अप करने के लिए, उसको एक आकार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्स डिजायर, और उनके सिगमंड फ्रूड के हिसाब से लिबिडो जो है वो लाइफ का ड्राइविंग फोर्स होता है। उन्होंने बताया, सिगमंड फ्रूड ने बताया कि 2 तरीके की इंस्टिंक्ट्स पाई जाती हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट्स और डेथ इंस्टिंक्ट्स। लाइफ इंस्टिंक्ट्स वो होती हैं जो पॉजिटिव इंस्टिंक्ट्स होती हैं, और डेथ इंस्टिंक्ट्स वो हैं जो नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स है। अब ऐसा क्यों बोला है? लाइफ इंस्टिंक्ट, लाइफ मतलब जीवन, ऐसी इंस्टिंक्ट, ऐसी चीजें जो आपको जीने के लिए मोटिवेट करे, जो आपको लाइफ के लिए मोटिवेट करे। फॉर एग्जाम्पल आपके अचीवमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, सक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग। ये सब चीजें जो आपको सर्वाइवल की ओर लेकर जाए, आपके सर्वाइवल के लिए आपको प्रेरित करें, मोटिवेट करें, वो है लाइफ इंस्टिंक्ट। और डेथ इंस्टिंक्ट क्या है? जैसे किसी की लाइफ में कोई इवेंट हो गया, उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया, कोई अल्कोहल अब्यूज, मतलब कोई बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो गया, कोई सुसाइडल बिहेवियर कोई शो कर रहा है, मतलब ऐसी इंस्टिंक्ट, ऐसे बिहेवियर जो आपको डेथ की ओर लेकर जा रहे हैं, मतलब जो आपको सर्वाइवल से दूर लेकर जा रहे हैं। आपने सुने होंगे बहुत केसेस होते हैं लोग सुसाइड कर लेते हैं, मतलब वो खुद अपनी जान ले रहे हैं, मतलब वो डेथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो वो उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट डेवलप हो रही है वो क्या है? वो डेथ इंस्टिंक्ट है। तो 2 तरीके की इंस्टिंक्ट बताई गई हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस।
अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, फर्स्ट ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, इनको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना होता है, पर फिर भी मैं आपको एक एक का मतलब समझाऊंगी। डेवलपमेंटल स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड, आपकी लाइफ में अलग अलग स्टेज में, मतलब अभी हम इसमें टाइम पीरियड देखेंगे कि कौन सी स्टेज किन ईयर्स के बीच में आती है। तो अलग अलग टाइम पर आपका जो एक्टिविटी सेंटर है, मतलब जैसे ओरल, ओरल मतलब रिलेटेड टू माउथ, तो फ्रॉम 0 to 1.5 ईयर्स बच्चा जो होता है वो खा रहा है माउथ से, रो रहा है माउथ से, सकिंग मतलब अपना जो थंब सक कर रहा है वो भी माउथ से। उसकी सारी एक्टिविटीज, मोस्टली सारी एक्टिविटीज कहां से हो रही हैं? माउथ से कंट्रोल हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड 0 to 1.5 ईयर्स के बीच का जो टाइम होता है उसको उन्होंने ओरल बोला है, क्योंकि उस टाइम पर सारी एक्टिविटीज का जो सेंटर है वो क्या है? माउथ। देन एनल, एनल क्या है? 1.5 to 3 ईयर्स, ये टॉयलेट ट्रेनिंग का पार्ट है बच्चे की। अब फैलिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा फैलिक से ही आते हैं, और में तो ये आ सकता है कि इसका ईयर क्या है या सब कुछ, लेकिन फैलिक से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फैलिक है बिटवीन 3 to 6 ईयर्स। इसमें दो तरीके के टर्म्स आपको याद करने हैं, ओडिपस एंड इलेक्ट्रा। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स या फिर इसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं और इसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? ओडिपस का कॉम्प्लेक्स का मतलब है अट्रैक्शन ऑफ सन टुवर्ड्स मदर। फैलिक का बेसिक मीनिंग ये है कि बच्चे का अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना। अब वहां पे अपोजिट सेक्स पेरेंट्स की तरफ अट्रैक्ट होना, सन का मदर की तरफ और डॉटर का फादर की तरफ, 3 से 6 साल की उम्र में। सिगमंड फ्रूड का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है ड्यू टू दिस, बट इस चीज में हमें नहीं जाना है, हमें क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है तो हमें ये पढ़ना है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है? अट्रैक्शन ऑफ सन टुवर्ड्स मदर, और ओडिपस है अट्रैक्शन ऑफ डॉटर टुवर्ड्स फादर। फिर हम देखते हैं लेटेंसी। देखिए लेटेंसी जो है एक वर्ड से बना है, जिस लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, हिडन। तो लेटेंसी का मतलब है यहाँ पर जब 6 से 12 साल का जब बच्चा हो जाता है, मतलब 6 से 12 साल के बीच में ये जो कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हुए थे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, मतलब अट्रैक्शन ऑफ सन टुवर्ड्स मदर, अट्रैक्शन ऑफ डॉटर टुवर्ड्स फादर, ये सारे कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाते हैं, ये हाइड हो जाते हैं, बच्चे की पर्सनालिटी में ये सब छुप जाता है, नहीं दिखता है। अब बच्चा अपने जो डे टू डे लाइफ है, अपना स्कूल है, होमवर्क है, उसके दोस्त हैं, अब वो मतलब सोसाइटी में भी एंगेज होना चालू करेगा, है ना। अब वो उसके दोस्त बनेंगे, वो बाहर जाएगा, उसके स्पोर्ट्स है, तो वो अपनी एक्टिविटीज में इतना इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो सारे कॉम्प्लेक्स उससे हाइड हो जाएंगे, वो सब नहीं दिखेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो ये जो स्टेज है इसको बोलते हैं लेटेंसी। और लास्ट स्टेज है जेनाइटल। प्यूबर्टी टिल डेथ। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब ये होता है मतलब
आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाना एक व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स में ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेल्स में हॉर्सिंग ऑफ वॉइस, बियर्ड एंड मुस्टैच आना, ये सब प्यूबर्टी के साइंस होते हैं। तो प्यूबर्टी टिल डेथ, प्यूबर्टी के बाद अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड एक इंसान, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि लिबिडो और सेक्स डिजायर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ वंस लाइफ। मतलब लिबिडो जो है वो इंसान की लाइफ को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है। तो प्यूबर्टी के बाद से डेथ के बीच में जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो प्रजनन अंग होते हैं, वो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो ये है डेवलपमेंटल स्टेजेस। आप लोग वीडियो पॉज करिए और ये सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये आज का हमारा लेक्चर था। कल हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ेंगे। हमने इड, ईगो और सुपर ईगो जो पढ़ा था उसी में से हम देखेंगे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच हमने कंप्लीट करी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग सब बहुत अच्छे से पढ़िए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।